Very good morning, students. This is our economics class, and today again we are going to discuss chapter second. Right? हम आज फिर से सेकेंड चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज़ अबाउट द स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. हम ये इस बात के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दैट वेदर द स्टैटिस्टिक इज़ साइंटिफिक इन नेचर और आर्टिस्टिक इन नेचर, या फिर वो दोनों ही हैं. ओके, तो लेट्स सी कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसे हम साइंस अगर कहना चाहेंगे तो व्हाट विल बी द बेसिक्स ऑफ सेइंग दैट, राइट. तो अगर हम स्टैटिस्टिक को साइंस कहना चाहते हैं तो क्यों कहेंगे? तो साइंस जो होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉलेज, जहाँ पर हम किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं, राइट. हम एनालाइज करते हैं कि किसी चीज़ का कॉज क्या है और उन कॉजेज़ के इफ़ेक्ट क्या होंगे. इसके अलावा हम जनरलाइज करते हैं उन कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट को, ठीक है, कि क्या वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालने वाले हैं. तो ये सारे के सारे जो भी तरीके होते हैं, दोज आर द लॉ ऑफ साइंस, राइट. तो हमें ये पता चलता है, यहाँ पे हम कंक्लूज़न तो निकालते हैं बट वी नेवर थिंक ऑफ दैट कि वेदर द रिज़ल्ट इज़ गुड और बैड. यहाँ हम फैक्ट्स बताते हैं सिर्फ, ठीक है. तो साइंस जो होता है वो एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि हमें फैक्ट्स को बताती है, ठीक है. तो स्टैटिस्टिक इज़ अ साइंस क्योंकि उसके फॉलोइंग फैक्ट्स हमें पता है दैट इट इज़ साइंटिफिक एंड ऑर्डरली ग्रुप ऑफ नॉलेज. यहाँ पर जो भी हम स्टडी करते हैं वो साइंटिफिक होती है और ऑर्डरली होती है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ कि साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड इन ऑल द एरियाज़ इन ब्रॉडर सेंस. यहाँ पर हम जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं तो दे आर फुली साइंटिफिक. कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, फाइनली उन रिलेशन बताना कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट के बीच में. तो ये सब तो क्या है, साइंस का ही काम है. तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसे हमें साइंस मानना चाहिए, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट द टेंडेंसीज ऑफ फ्यूचर आर फोरकास्ट. तो साइंस जो होता है वो पास्ट या प्रेजेंट में जो कुछ हुआ है उनको ध्यान में रखते हुए हमारे फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं. स्टैटिस्टिक ऑल्सो डज द सेम. तो इसीलिए हम जो है उसे साइंस कहेंगे. हालांकि इट्स नॉट अ साइंस लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है. बट इसमें क्योंकि हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, मेथड से हम रिज़ल्ट्स ड्रॉ आउट करते हैं, सिस्टमेटिकली उसे स्टडी करते हैं और फोरकास्ट करते हैं हमारी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड चीज़ों को. तो दैट्स वाई हम ये मान सकते हैं कि स्टैटिस्टिक जो है इट्स समथिंग लाइक अ साइंस. और इट इज़ ऑल्सो सैड दैट कि साइंस विदाउट स्टैटिस्टिक्स वी आर नो फ्रूट्स. स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू डाटा, राइट. तो साइंस अगर स्टैट को नहीं इंक्लूड करता है तो उसके पास कोई फ्रूट नहीं है, और स्टैट अगर साइंस को ध्यान में नहीं रखता है तो इट हैज़ नो रूट्स. इसलिए उसके रूट्स नहीं, यानी दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि साइंस अगर हम इसे मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर हम आर्ट माने तो क्यों माने. तो साइंस को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं दैट इज़ साइंस, दैट इज़ आर्ट. तो आर्ट इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस. अगर साइंस जो है वो नॉलेज है तो आर्ट एक्शन है, ठीक है. यानी साइंस जो है वो हमें थ्योरीज बताता है और आर्ट जो उसे प्रैक्टिकली यूज़ करता है. ओके, तो आर्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्शन जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. ओके, आर्ट्स में हम डिस्क्राइब फैक्ट्स को नहीं बताते हैं बल्कि हम मेरिट और डिमेरिट्स को स्टडी करते हैं, कि ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यानी हमारा जो एम है वो हमें मिले. आर्टिस्ट के पास में स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है. तो इन्हीं सब रीज़न से हम जो है वो स्टैटिस्टिक को क्या कहेंगे, आर्ट्स कहेंगे. क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम मेजर्स मीन्स जो है उनके ऊपर वर्क करके
डाटा का यूज़ करके, प्रेजेंटेशन करके डाटा का, उन्हें एनालाइज करके, उन्हें कंक्लूजन। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। दैट्स वाई इट इज़ सेड कि ये क्या है, आर्ट है। ओके, एंड हाउ टू यूज़ द वेरियस स्टैटिकल मैथड, उन्हें कैसे यूज़ किया जाए। ओके, तो वेरियस ऑफ द लॉ जो है वो भी हम स्टैट में पढ़ते हैं। ओके, स्टैट जो है वो हमें ये बताता है कि कब और कहाँ किस तरह की चीज़ों को हमें यूज़ करना है और किस तरह से हम अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो पा सकते हैं। दैट्स वाई आर्ट्स कहा जाएगा किसको, स्टैट को। स्टैट विल बी थॉट टू बी एन आर्ट। ओके, और बाय आर्ट हम चीज़ें करते हैं, ठीक है, चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो साइंस जो है वो साइंटिफिक मेथड्स बताती है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन जो है वो आर्ट्स करता है। दैट्स वाई हम स्टैट को क्या मान करके चलेंगे, आर्ट्स को, आर्ट्स के नेचर का उसे मान करके चलेंगे, ठीक है। बट वी नो दैट कि हम उसे प्योरली साइंस भी नहीं कह सकते और प्योरली हम आर्ट्स भी उसे नहीं कह सकते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक जो है वो कुछ कुछ आर्ट्स है और कुछ कुछ साइंस है, यानी दोनों ही चीज़ें जो है वो लेकर के चलता है। दोनों ही तरह की स्टडी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वी शुड से दैट कि स्टैटिस्टिक जो है दैट इज़ बोथ आर्ट्स एज वेल एज साइंस, राइट, क्योंकि यहाँ पर हम सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो ये साइंस है, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसे यूज़ करेंगे तो वो एक आर्ट है। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो आर्ट्स के नेचर में है, यानी वो साइंस भी है और स्टेट के नेचर में वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है, ठीक है ना। लेट्स सी कि अब हमने ये नेचर तो डिसाइड कर लिया, अब हमें पता चलना चाहिए कि स्टैट जो है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या, यानी किस किस चीज़ों की स्टडी करता है। ओके, तो स्टैट जो है वो टू हेड्स के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है साइंटिफिक। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट जो है दिस डील्स विद द यूज़ ऑफ स्टैटिकल मेथड। ओके, हम किसी प्रॉब्लम को कंपैरेबल बनाने के लिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए पास्ट और प्रेजेंट के डाटा को यूज़ करके जब हम कोई थियरीज़ निकालते हैं तो हम उसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहते हैं। साइंटिफिक स्टैटिक जो होता है वो डील करता है स्टैटिकल मेथड के साथ में और फाइनली डिसीजन जो है वो कंक्लूज़न को निकाल करके देखता है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैट जो है उसे दो कैटेगरीज में बांटा गया है, डिस्क्रिप्टिव वन एंड साइंटिफिक वन। ओके, अब यहाँ पर हम जब स्टैट की बात करें तो ऑब्वियसली उसमें कुछ बुराइयाँ भी होंगी। दोज आर द लिमिटेशन ऑफ स्टैट, राइट, वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक जो है हालांकि इतनी इम्पॉर्टेंट है फिर भी इसमें क्या लिमिटेशन है, यानी इसमें क्या क्या कमियां हमें देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट वन इज़ दैट कि स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। या ऑब्वियसली हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक डाटा है, एक पर्सन 6 फीट का है, तो ये डाटा हमारे लिए यूज़फुल नहीं है जब तक हमें उसका कंपैरिजन करने के लिए और भी डाटा ना हो। ओके, देन वी कंपेयर कि या हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उनमें से कितने लोग की हाइट कितनी है, तो ये हमारा डाटा होगा। लेकिन अगर हम किसी एक पर्सन की स्टडी करना चाहें तो स्टैट के थ्रू इंडिविजुअल स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेजेस की बात करते हैं, एग्रीगेट्स की बात करते हैं। सो यू कैन सी दिस टेबल हियर। यहाँ पर जो है अगर हम 3200 बस दे देते हैं या 640 दे देते हैं तो इट डजेंट रेफ़र टू दैट कि हर एक जो पर्सन है उसको मिलने वाले वेजेस, उसको मिलने वाली जो मज़दूरी है वो 640 ही है, राइट, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे जितने भी पर्सन्स हैं उनके सबके वेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं और फिर उसका एग्रीगेट जो है वो यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। तो यू कैन सी कि फर्स्ट वन जो है उसे 750 मिलता है एंड लास्ट वन को 700 मिलता है और इसके बीच 650, 250, 850 मिलता है। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक के थ्रू इसको स्टडी करेंगे तो वी विल फाइंड जस्ट दैट कि
यहाँ पर जो एवरेज वेजेस हैं दैट इज़ 640। तो दिस कंडीशन इज़ लाइक दैट कि यहाँ पर इंडिविजुअल डाटा जो है उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ना ही वो रिलायबल होता है जब तक कि उसको कंपैरेबल बनाने के लिए हमारे पास दूसरे जो है डाटा नहीं है, राइट। नेक्स्ट, विदाउट रेफरेंस स्टैटिकल रिजल्ट में बी प्रूव रॉन्ग। अगर हमने कोई रेफरेंस नहीं दिया है तो स्टैटिकल डाटा जो है वो रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर एक स्टडी दी हुई है जहाँ पर 3 फर्म्स को हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी। तो 2007, 8 और 9 की जब हम स्टडी लेते हैं प्रोडक्शन की, सॉरी प्रॉफिट की, तो हमें पता चलता है कि तीनों का जो प्रॉफिट है वो सिमिलर है, राइट। एवरेज प्रॉफिट इज़ 6000, बट अगर हम थॉरोली स्टडी करते हैं फर्म ए को तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका प्रॉफिट जो है वो ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, राइट। लेकिन फर्म बी जो है वो उसमें घट रहा है और फर्म सी जो है वहाँ पर कांस्टेंट है, राइट। तो अगर हमने यहाँ पर रेफरेंस नहीं दिया होता कि ये प्रॉफिट है और ईयर वाइज है तो हमें किसी भी फर्म की ओरिजिनल कंडीशन पता नहीं चलती। तो हम अगर 6000 बस दे देंगे और ये बताएंगे कि ये बेनिफिट है या प्रॉफिट है, तो वी को कैन नॉट डिसाइड कि ये अपनी स्टिल पोजीशन पे चल रहा है, कांस्टेंट है, या फिर डेवलपमेंट कर रहा है, या फिर ये रिग्रेसिव है, राइट। तो हमें रेफरेंसेस देना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड वन इज़ दैट कि स्टैटिस्टिक डील्स विद न्यूमेरिक फैक्ट्स अर्ली। यहाँ पर हम क्वालिटेटिव फैक्ट्स को स्टडी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे तभी हम प्रॉपर स्टडी जो है वो स्टैटिस्टिक की कर पाएंगे, ओके। स्टैटिक्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जो हमारा स्टैटिकल लॉज हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं। फिज़िकल साइंस लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री में हमारी डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं, डेफिनेट रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक रिजल्ट जो होते हैं वो एक एवरेज तक ही सही होते हैं, राइट। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, हमें 640 वहाँ पर बेसिस का एवरेज दिख रहा था। तो 640 जो है वो किसी एक के आसपास हो सकता है, लेकिन हर एक पर्सन का, हर एक लेबर का वेज जो है वो 640 हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये एक एवरेज यानी एक लिमिट है इनकी जहाँ तक ये सही हो सकते हैं, ठीक है। बट एग्रीगेट के फॉर्म में वो करेक्ट होते हैं, इंडिविजुअली वो इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। स्टैटिस्टिक्स नीड स्पेशल एक्सपर्टाइज। तो ऑब्वियसली अगर किसी पर्सन को स्टैट का सही से नॉलेज नहीं है, राइट, कोई इनएक्सपर्ट पर्सन इन टूल्स को यूज़ करेगा, स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ करेगा, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही हॉरिबली या एकदम से मिसलीडिंग या रॉन्ग हो जाएंगे, ओके। सिक्स्थ जो लिमिटेशन है दैट इज़ होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज़ एसेंशियल। यानी आप एक ही तरह की डाटा जब कलेक्ट करेंगे, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डाटा यूज़ करेंगे, तभी कंपैरेबल हो पाएगा, राइट। सपोज़ करिए आप किसी किन्हीं स्टेट्स के प्रोडक्शन की बात करें और एक स्टेट में आप बीट प्रोडक्शन को काउंट करें, एक स्टेट में आप राइस प्रोडक्शन को लेकर के चले, एक जगह मेज़ का, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट जो होंगे वो एक्चुअल नहीं होंगे। अगर आप प्रोडक्शन ऑफ वीट बता रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रोडक्शन ऑफ वीट इन एवरी स्टेट ही स्टडी करना होगा। तो होमोजेनिटी यानी एक रूपता जो है वो ज़रूरी है, एक ही तरह के डाटा का यूज़ किया जाना चाहिए। प्रोन टू मिसयूज़, स्टैटिस जो है उसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। अगर हम नहीं चाहते हैं, यानी हमारा जो एक्सपर्ट है वो रिज़ल्ट्स को चाहे तो मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी ऑफ वंस इंटरेस्ट, अपनी उपयोगिता के अनुसार लोग जो है वो चाहे तो स्टैटिकल डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड उससे क्या होगा कि रिज़ल्ट जो होंगे वो उनके इंटरेस्ट के होंगे, या जो वो चाहते हैं वही डिज़ायरेबल रिज़ल्ट उन्हें मिल जाएगा, राइट। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिकल डाटा, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज़ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। क्या क्या काम ये करता है,
Okay, so the fundamental gospel of statistic is to push back the domain of ignorance, prejudice, rule of thumb, arbitrary and premature decisions, tradition and dogmatism, and to increase the domain in which decisions are made and principles are formulated on the basis of analyzed quantitative facts. So यहाँ पर R.W. बर्गीस सेज कि ये जो स्टैटिस्टिक है ये उन डोमेन्स जो कि जहाँ पर इग्नोरेंस है, प्रिजुडाइज है, ठीक है, रूल ऑफ थंब है, इन सबको ख़त्म करने का एक रास्ता है। एंड इट इज़ समथिंग जो कि उस डोमेन को बनाएगा जहाँ पर डिसीज़न जो है वो सिर्फ हॉलोली ना लिए जाएं बल्कि वो बेस्ड हो किन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर जिनको ऑलरेडी एनालाइज किया गया है क्वांटिटेटिव वेस्ट पर। ओके, तो ये जो है इग्नोरेंस की जो कंडीशन है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो स्टैटिकल डाटाज जो हैं या स्टैटिस्टिक के फंक्शंस जो हैं दे आर हियर अंडर सम ऑफ द हेडिंग्स। द फर्स्ट हेडिंग इज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमारे जो स्टैटिकल डाटाज हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं। तो वेरियस मेथड्स का वेरियस यूज़ करके वेरियस एफर्ट्स के साथ हमें हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के पीछे की क्या रीज़न है इसका पता स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही चलता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, ये जो भी प्रॉब्लम है या जो भी हमारी थिंग्स हैं जिन्हें हम प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उन्हें एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से ये प्रोवाइड कराता है। तो हम इससे जो स्टडी है बहुत ही ईज़िली की जा सकती है और फैक्ट्स जो होंगे वो काफ़ी कन्विंसिंग होंगे। ओके, तो अगर हम ये कहें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डेथ हो गई एंड दैट्स ऑल, तो ये डाटा हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगी। अगर हम किसी एक डिज़ास्टर की बात करें और वहाँ पर डाटा दें कि दिस मच नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं उनको इंजरी हुई है, ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो किस रेशियो में किस परसेंट में बढ़ रहा है, तो अगर हम ये ना कह के बस ये कहें कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इट विल नॉट वर्क। स्टैटिकल डाटा हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि एक्चुअली हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक हेल्प इन कंडेंसिंग मास डाटा इनटू अ फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स। तो बहुत सारा जो डाटा है उसको छोटे फॉर्म में प्रेजेंट करने का काम भी कौन करता है, स्टैटिकल स्टडी ही करती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को समराइज़ करके उसे मीनिंगफुली प्रेजेंट करती है। ओके, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स। तो जब स्टडी होती है स्टैटिकल तो इकोनॉमिक के जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं उनका एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमें कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स की स्टडी के थ्रू पता चलता है। राइट, तो इस चीज़ का किस फैक्टर का किस प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो भी हमें स्टैटिकल स्टडीज़ के थ्रू पता चलता है। राइट, नेक्स्ट इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। तो जब इकोनॉमिकल स्टडी की जाती है उसके बाद में हमारी जो प्लान्स हैं, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। फ्यूचर में हमारी प्रॉब्लम से जो है वो कैसे सॉल्व की जाए ये हमें इसके लिए बेस हमें कौन देता है, स्टैटिकल स्टडीज़। राइट, अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो ये प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ बताएगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट की जा सकती है। ठीक है, अगर हम इलिटरेसी की बात करेंगे तो उसका रियल डाटा जो है वो हमें स्टैटिकल स्टडी के थ्रू ही मिल पाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिसीज़ को प्लान कर सकते हैं। राइट, तो ये डाटा जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, दैट्स वाई स्टैटिकल स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़। तो जो भी हमारी पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं चला रहे हैं उनसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको मेज़र करने का काम भी स्टैटिकल स्टडी करती है, चाहे वो राइजिंग प्राइजेस को लेकर के जो हमने सोल्यूशन दे रखे हैं या जो पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं
पॉपुलेशन को कम करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन सब का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है एक्चुअली, इसके बारे में ही हमें स्टैटिकल स्टडीज़ ही बताती हैं। ओके, इसके अलावा इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन जो है वो भी स्टैटिकल स्टडीज़ के थ्रू ही पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्टोरल और टेम्पोरल कंपैरिजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरसेक्टोरल जो होता है वो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बीच में कंपैरिजन करता है, और इंटरटेम्पोरल जो है वो ईयर वाइज इन्हीं चीज़ों की स्टडी को करता है। तो इंटरटेम्पोरल और इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास स्टैटिकल डाटा अवेलेबल हो। ठीक है, तो स्टैटिकल डाटा जो है वो हमारा कई जगह पर हमारे लिए यूज़फुल होता है, राइट। जैसे वो हमें बताता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, ओके, उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जाए। इसके अलावा जैसे किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे फॉर्म में प्रोवाइड कराता है वो। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर, कॉजेज़ एंड मीन्स को भी ये बताता है, कॉजेज़ एंड एंड्स कैसे आएंगे ये भी बताता है। ठीक है, पॉलिसीज़ मेकिंग में ये हेल्प करता है, उन पॉलिसीज़ का क्या असर पड़ेगा उसकी स्टडी भी स्टैटिस्टिक करता है। और कंपैरिजन, वेदर इट इज़ इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल, दोनों को ही ये स्टडी करता है। ओके, तो जो हमारे फंक्शंस हैं दे आर ऑल्सो समथिंग लाइक इम्पोर्टेंस, बट अ टॉपिक अगेन हियर यू कैन सी दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आज के टाइम पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सम प्रोफेसर टिपैट हैड सेड कि अ डे माइट कम व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन द यूनिवर्सिटी विल गो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक थियोरिटिशियन एंड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टैटिकल वर्कशॉप। इनका मानना है कि जैसे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरीज़ में ही वर्क करती है, एक दिन ऐसा आएगा जबकि इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में जो होंगे वो थ्योरिकल स्टडीज़ से बाहर निकल के स्टैटिकल वर्कशॉप में पहुंच जाएगी। यानी थ्योरी जो है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल होगा ना, प्रैक्टिकल होता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को पढ़ने से ज़्यादा स्टैटिकल स्टडी जो है वो एक टाइम आएगा कि इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो लेट्स सी कि कितनी इम्पॉर्टेंट है स्टैटिकल स्टडीज़। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज़ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चाहे वो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है, प्राइस राइज की है, एक्सपोर्ट्स के कम होने की है या अदर प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को ईज़िली समझने के लिए वो कितनी बड़ी हैं या कितनी कम हैं वो हमें स्टैटिकल स्टडीज़ के थ्रू ही पता चलता है। इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन यानी सेक्टर टू सेक्टर कंपैरिजन, कहाँ पर कितना डेवलपमेंट है या नहीं है। और इंटरटेम्पोरल मींस ईयर 2000 में अगर हमारे यहाँ की पॉपुलेशन की कंडीशन क्या थी और अब 2021 में क्या कंडीशन है, ये भी हमें स्टैटिकल डाटास के थ्रू ही मिलता है। और हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि तब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन किस स्थिति में थी या हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह से था और अभी उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दैट कि वर्किंग आउट कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है, यानी हमारी जो प्रॉब्लम है उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसका इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ रहा है, वो भी हमें स्टैटिकल स्टडीज़ के थ्रू ही पता चलता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है, वो भी हमें कैसे हम निकालते हैं स्टैटिकल डाटा को स्टडी करके। ठीक है, तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर के चलें कि थ्योरीज कैसे क्रिएट करते हैं या जनरेट होती है, तो इकोनॉमिस्ट ने सपोज़ करिए ये 10 इयर्स तक स्टडी की और पता चला कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्रोडक्शन बढ़ता भी है, राइट, और सप्लाई बढ़ती है। तो दिस इज़ द थ्योरी नाउ कि जैसे ही प्रोडक्शन डिमांड बढ़ेगी आपकी
सप्लाई डिमांड बढ़ेगी तो आपके प्राइजेस हायर हो जाएंगे, राइट। और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो ये जो भी कंक्लूजन्स हैं, ये जो भी ये थ्योरीज़ हैं, वो तभी निकाले गए, तभी जनरेट किए गए जबकि स्टैटिकल स्टडीज़ को किया गया। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग यानी हमें बताना हो कि नेक्स्ट टाइम पर हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ जो है उसका रेशियो क्या होगा, किस परसेंट में होगी, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिकल स्टैटिकल स्टडीज़ के बाद ही कर सकते हैं। पॉलिसीज़ फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है क्योंकि ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम बताता है। अगर हम कोई मेथड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा ये भी बताता है। देन ये हेल्पफुल होता है पॉलिसी फॉर्मेशन में। ओके, कंपेयर करने के फॉर्म में ये चीज़ों को हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम इजीली कंपेयर कर सके किन्हीं एक कंडीशन को या फिर किन्हीं एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम कितनी बड़ी या छोटी है वो भी हमें स्टैटिकल स्टडीज़ के थ्रू पता चलता है, राइट। तो स्टैटिकल स्टडीज़ जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उनसे हमें हमारी प्रॉब्लम्स का पता चलता है, उनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं और देन हमारे पास में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ स्टैटिकल स्टडी। ठीक है, हमने 5 स्टेजेस पढ़े हैं, तो हम फर्स्ट स्टेज जो है वो चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो गुड बाय फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।